बुलाना पड़ता है, खुद एहसास ही नहीं है, फिर नंबर कम आ रहे हैं और ख़राब होगा रिकॉर्ड। नहीं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे टोटल जो हैं वो 2 पेपर्स होते हैं। और पेपर 1 के अंदर आपके डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा ट्रांसमिशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, 5th चैप्टर इज इंटरनेट एंड इट्स यूजेस, एंड 6th चैप्टर इज ऑटोमेटेड एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। हाँ इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी पूरी है। अप्रैल में मेरे ख्याल में आपके हैं पेपर। हाँ सॉरी, मई में। तो ये आपके पास 6 चैप्टर्स हैं, और इन 6 चैप्टर्स को अगर आप रेडी कर लेते हो तो आपके ऑलमोस्ट जो पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। और ये हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 2, जिसमें एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक। इसमें आपको स्किल्स को सिखाया जाता है कि किस तरह एक प्रोग्रामर जो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहा है तो वो उसकी वो 5 स्टेजेस कौन सी हैं जिनके से गुजरना पड़ता है हर प्रोग्रामर को। एनालिसिस करनी पड़ती है, जिसमें रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन या जो क्लाइंट की नीड्स होती हैं वो अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज में उसका डिज़ाइन मोड होता है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें एनालिसिस होती है, उसमें 2 हमारे टूल्स, आप 2 टूल्स जो हैं वो आपके एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन एंड वालेकुम सलाम। और सेकंड जो आपका होता है, जिस तरह कल अली भी बता रहे थे कि सेकंड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जो कि डिज़ाइन का होता है प्रोसेस। डिज़ाइन प्रोसेस में क्या होता है जी जनाब कि हमारे स्ट्रक्चर इंग्लिश, फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड। तो ये 3 आपके डिफरेंट टूल्स हैं जो डिजाइन में, जो पेपर के ऊपर आपको रिक्वायर्ड होता है बिफोर गोइंग टू एनी लैंग्वेज। तो कोडिंग जो थर्ड स्टेज होती है, और जब आपका सारा प्रोग्राम रेडी हो जाता है तो उसको फिर टेस्ट किया जाता है। तो ये स्टेज नंबर 4 है। और 5 जो कि बुक में उसने कहा है कि होती है मौजूद, जिसे मेंटेनेंस बोलते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे एड्रेस नहीं किया गया। तो हमने असल में बेसिकली इस चैप्टर में 4 स्टेजेस को स्टडी करना है। और कल हम लोगों ने जो है वो सूडो कोड राइट किया था। कोई भी अगर आपने अलार्म ऑन किया है किसी खास टाइम के लिए तो उसका सूडो कोड भी बनाया था, और उसका सूडो कोड के अलावा आपने फ्लो चार्ट को भी अंडरस्टैंड किया था। दोनों चीजें हमने पैरेलल आपको लिखना सिखाया। और इसी तरह आज मजीद उसको देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से वो प्रोसेसेस होते हैं जो एक आम सॉफ्टवेयर में पाए जाते हैं, जिसमें इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं बीच में, और फिर उसके अलावा स्टोरेज होता है। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपके किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। लाजमत इनपुट्स भी होंगे, चाहे वो नादरा का डाटाबेस है तो कोई प्रोग्रामर है तो उसको वहां पे रिक्वायर्ड है इनपुट्स देना, इनपुट्स होंगे, ठीक है। पब्लिक का पूरा डाटा वहां पे आपको पाया जाता है, उसमें इनपुट्स देते हो। आप जानना चाह रहे हो कि पाकिस्तान में टोटल कितने लोग अंडर मैट्रिक हैं, कितने लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं, कितने उसमें मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, किस सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें मालूम हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए आप कोई इनपुट करोगे, फिल्टर बताओगे, उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आता है, और उसको फिर रिपोर्ट्स की फॉर्म में, या उसको कहीं आपने स्टोर करना है, किसी को सेंड करनी वो इन्फॉर्मेशन, तो स्टोरेज भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के। तो ये 7, 8 ये चैप्टर, और 9 और 10 ये टोटल 4 चैप्टर आपके पेपर 2 के हैं। तो हम जिस स्टेज पे थे वहां पे चलते हैं। और अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग मंडे को क्लास नहीं लेंगे। हाँ टेस्ट आज नहीं है, अगली फ्राइडे को टेस्ट है। क्योंकि मैं सिटी में नहीं हूँगा तो मैं मंडे को आपको टेस्ट के लिए, सॉरी, ये इसके लिए या टेस्ट कर लें मंडे को, ताकि डेवीज आया ना हो तो। चले अब जो भी है, तो अगर टेस्ट नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हम मंडे को, हमारा ऑफ है, मंडे को हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं समझूंगा और आप कहोगे, आपकी रजामंदी से फिर सैटरडे को क्लास कर लेंगे, जो फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा अगला, ठीक है, वो देख लेंगे। अगर आप एग्री करोगे तो सैटरडे को मैं ऑन कर दूंगा। तो कल हम लोगों ने ये जाना कि आपने अलार्म अगर करना है, साउंड सिस्टम आपने कोई सेट करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है और उसको किस तरह करना होता है। तो कल हम लोगों ने 2 चीजें सीखी थी। ये बाकी आज इंशाल्लाह इनको भी देखते हैं। बड़े मजे का टॉपिक है, अगर समझना शुरू कर दो। अगर नहीं समझ आएगी, ये बेसिक चीजें अगर ये समझ नहीं पाओगे तो आगे आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। इससे आसान कोई चीज है नहीं। नंबर लेना इसमें
कतन मुश्किल नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपने कनेक्ट होना होता है, सीरियस होकर बैठना होता है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करना होता है। अगर आप ये बात माइंड में क्यूरीज आती है, क्वेश्चन किया करो। कल हम लोगों ने एक अलार्म, मैंने बोला कि 3 o'clock का हमने अलार्म, और उसके लिए सूडो कोड में कैसे राइट करते हैं, और इसके अलावा सूडो के अलावा आप उसमें फ्लो चार्ट में कैसे राइट करते हो, बनाते हो। फ्लो चार्ट आपको किस तरह फैसिलिटेट करता है। ये एक सिंपल सी एक डायग्राम है, और ये फ्लो चार्ट आपके डिफरेंट सिंबल्स को आपस में कंट्रोल करने के लिए, एक फ्लो सेट करने के लिए एरोज के साथ आप इसकी डायरेक्शन बताते हो। एक सिंबल दूसरे सिंबल के साथ कनेक्टेड होता है लाइन के साथ, और डायरेक्शन आपकी एरो के साथ आपको यहाँ पे बता दी जाती है। एक प्रोग्राम बिगिन हुआ, बिगिन और एंड करने के लिए सिंबल्स ऑलवेज ओवल होते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। दो सिंबल्स आपको बिगिन और एंड करने के लिए, जिसमें हम प्रॉपर लेबलिंग करते हैं, स्टार्ट स्टॉप। ये आपने आज के बाद ये पूछना नहीं कि ये सर स्टार्ट और स्टॉप ही लिखना है, बिल्कुल तमाम फ्लो चार्ट में आपने स्टार्ट एंड स्टॉप जरूर देना है। ये तो आप जब भी फ्लो चार्ट बनाओगे, एक स्टार्ट सिंबल होगा, एक स्टॉप सिंबल। हमेशा आपके फ्लो चार्ट का फर्स्ट जो सिंबल होगा वो स्टार्ट होगा, और लास्ट सिंबल जो होगा, जो आपका प्रोग्राम जहां एंड होगा, वो आपका स्टॉप सिंबल इसी तरह होगा। जहां कहीं आपको सिस्टम से वैल्यूज चाहिए, कोई डेटाबेस है, कोई सिस्टम है, ऑटोमेटेड कोई वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, तो हमेशा याद रखिएगा होगा वो रेक्टेंगल ही, लेकिन दोनों साइड्स पे लाइन होगी। जिस तरह हमें टाइम चाहिए, गेट कर रहा है टाइम क्लॉक से, क्लॉक फीड कर रहा है, आप नहीं एंटर कर रहे, आप डाटा एंटर नहीं कर रहे, आप एज ए मैनुअल एंटर नहीं कर रहे, बल्कि एक क्लॉक चल रहा है जो एक हर टिक के ऊपर उसका टाइम चेंज हो रहा है। तो ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम से अगर आपका डाटा आ रहा हो, तो हमेशा याद रखिएगा प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल जरूर होता है, लेकिन ऑटोमेटेड जो वैल्यूज के लिए उसमें आपने डालना है दोनों साइड पे लाइंस। ये ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए होता है। और जहां पे प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे आपका 30 सेकंड का वेट है, एक प्रोसेस है, फिर एक प्रोसेस है जो साउंड अलार्म आपको सुनाई दे रहा है, तो प्रोसेसेस को आमतौर पे रेक्टेंगल के अंदर इंक्लोज करते हैं। लेकिन ऐसा प्रोसेस जो ऑटोमेटेड होता है, उसे हम दोनों तरफ, ये आमतौर पे कम होता है ये, लेकिन ये सिंबल याद रखना है। जब कभी आपको वो जज करना चाहे, आपको वो चेक करना चाहे, आपको टेस्ट करना चाहे, तो ये आपको सिंबल याद रखिएगा। ऑटोमेटेड जो वैल्यूज होती हैं, जो ऑटोमेटेड आपकी वैल्यूज आ रही होती हैं, उसको हम आमतौर पे डबल बार के साथ, पैरेलल लाइन के साथ इस तरह डिस्प्ले करते हैं। वैसे सिंपल प्रोसेस को हम रेक्टेंगल में शो करते हैं। और जहां कहीं आपको डिसीजन मेकिंग करनी हो, जहां पे आपने चेक लगाना हो, जहां पे आपने कंपैरिजन करना हो, हमेशा डायमंड आपके पास होगा। और डायमंड आपका सिंबल जो होता है, इसके अंदर प्रॉपर लेबलिंग करना निहायत इंपॉर्टेंट। जो भी आपने प्रोसेस, सॉरी, इसके अंदर आपने इसको कंपैरिजन के लिए वैल्यूज देनी है, दो वेरिएबल्स का आपस में कंपेयर हो रहा है, ये इक्वल टू भी हो सकता है, यहाँ लेस देन भी हो सकता है, यहाँ ग्रेटर देन भी हो सकता है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू भी हो सकता है, यहाँ लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। कौन कौन से मैंने बोले? कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू दरमियान में जो नजर आ रहा है, टाइम इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना, अलार्म टाइम। यहाँ पे करंट सिचुएशन में तो इक्वल टू ही हमने करना है, लेकिन बाज ऐसी सिचुएशंस होगी जहां पे आपने ग्रेटर देन भी चेक करना होगा, लेस देन वैल्यू को भी चेक करना होगा दूसरी साइड पे, और लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है। ये इन तमाम ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं? रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। और सूडो कोड हो चाहे फ्लो चार्ट हो, ये आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स के ये 5-6 सिंबल जो मैंने बता दिए, ये फॉर एवर फ्लो चार्ट में इसी तरह इसका यूज, सूडो कोड में इसी तरह इसका यूज है। दो सिंबल जो इसमें नजर नहीं आ रहे, वो अगली लाइंस पे इसने बताए हैं स्टेप बाय स्टेप। फ्लो चार्ट में जो स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स होते हैं बिगिन और एंड करने के लिए, इसे टर्मिनेटर भी बोलते हैं, टर्मिनेटर फ्लो सिंबल्स। अगर आपसे को पूछे कि टर्मिनेटर फ्लो सिंबल्स का मतलब क्या है, वो आपने बताना है ये आपका बिगिनिंग और एंड ऑफ द ईच फ्लो चार्ट के लिए इसको सिंबल को यूज किया जाता है। इसमें प्रॉपर लेबलिंग की जाती है, एक में लिखा जाता है स्टार्ट और एक में लिखा जाता है स्टॉप। हाँ, जहां तक वो आपसे पूछता है कोई प्रोसेस के लिए भी कोई सिंबल होते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको बिल्कुल होते हैं। प्रोसेस के लिए दो तरह के सिंबल होते हैं, या तो वो रेक्टेंगल सिंबल होगा, और या वो एक ऐसा सिंबल होगा जो वैल्यूज ऑटोमेटेड आपकी जनरेट हो रही होंगी, प्रोसेस हो रही होंगी। हाँ, जहां पे आपने खुद करवाना हो, इनिशियलाइजेशन इसे बोलते हैं। वैसे इस प्रोसेस में दो चीजें हो रही हैं, क्या? दो वेरिएबल हैं ए बी, और इसको इनिशिएट किया गया विद 0। एक प्रोसेस है जिसमें इसकी डिटेल लेबलिंग करना जरूरी है। अगर ये सिंबल हो, रेक्टेंगल हो, बीच में लिखा ना हो, तो आप प्रोसेस की लेबलिंग जब तक नहीं करोगे, एक जो प्रोग्रामर है अपनी टीम को बताने में उसको मुश्किल होगी। तो लेबलिंग करना जरूरी है।
तो सिर्फ सिंबल ही नहीं होते, इसकी लेबलिंग भी होती है। जैसे स्टार्ट में स्टार्ट लिखा जाता है, एंड में एंड लिखा जाता है। कोई भी प्रोसेस हो उसके इनसाइड जो प्रोसेस करना है, जो काम करना है, जो एक्शन लेना है, वो बताना पड़ता है। जैसे इसमें एक्शन लिया गया इस प्रोसेस में कि दो वेरिएबल लिए ए बी और इसमें वैल्यू असाइन की गई 0, और जो भी वैल्यू असाइन की गई है वो आपकी हमेशा राइट साइड पे होगी, जिसमें असाइन हुई है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होगी। ठीक है, ए बी आपके लेफ्ट साइड पे हैं और 0 0 आपके राइट साइड पे है। सिंबल की डायरेक्शन हमेशा आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ एरो होगा, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ एरो होगा। और जहां तक इनपुट एंड आउटपुट है, अभी पीछे जो आपने अभी फ्लो चार्ट देखा जिसमें टाइम को हमने मैच किया, साउंड अलार्म ऑन ऑफ, हर 30 सेकंड का वेट, उसमें यूज नहीं हुआ क्योंकि उसमें हमने एज सच ऑपरेटर या प्रोग्रामर या यूजर एंटर कुछ नहीं किया था। लेकिन जब कभी आपको कोई ऐसी एक्शन करना हो जिसमें आपसे एज यूजर एंट्री करवा रहा हो, जैसे मैंने कहा एक्स की वैल्यू एंटर करो, ए की वैल्यू एंटर करो, बी की वैल्यू एंटर करो, तो आपको हमेशा ये वाला सिंबल यूज करना है, पैरेललोग्राम, और इसके अंदर प्रॉपर लेबलिंग भी करनी है। इनपुट आपने एग्जैक्टली बताना है, क्या इनपुट लेना है जी आपसे एक्स की वैल्यू, या आपने इसका आउटपुट दिखाना है, तो वहां पे इनपुट की जगह वर्ड चेंज हो जाएगा, आउटपुट सिंबल यही रहेगा। मतलब इनपुट एक्स आपने 45 दिया और अगर उसको आपने स्क्रीन पे शो करना है या प्रिंटर पे, तो आउटपुट लिख के आगे लिखना पड़ेगा एक्स। तो एक्स में अगर आपने 45 दिया तो रिजल्ट जस्ट 45 आउटपुट में। आउटपुट एज ए जो स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी कुछ नहीं है, जस्ट ये कमांड है। विजिबल क्या होगा, जो कोर्स में लिखा होगा या आपने एक्स अगर आगे लिख दिया वो विजिबल होगी वैल्यू। एरर जैसे आउटपुट एरर, ये विजिबल होगा, जस्ट एरर, आउटपुट नहीं आना स्क्रीन पे, ये कमांड है। इनपुट नहीं आना स्क्रीन पे, ये एक कमांड है जिसमें सिर्फ ये बताया गया कि आपने फ्लो चार्ट में जब इस पार्ट पे पहुंचोगे तो आपने वैल्यू एंटर करवानी है। ठीक है, और जब कभी आपको कंपैरिजन करने, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो एक और इंपॉर्टेंट सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आपका जो है इसको बोलते हैं डायमंड। और डायमंड के अंदर भी लाजिमत है, जब आपने दो वैल्यूज अगर आपने दी हैं या आपने उसको एंटर करवाया तो उसका कंपैरिजन होगा। इसके ऊपर वो दो उसके पास ऑप्शन होंगी, एक ट्रू होने पे, एक फॉल्स होने पे। ट्रू आमतौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं यस के साथ, और फॉल्स को आमतौर पे रिप्रेजेंट करते हैं हम नो लेबल के साथ। और ये आपकी एरोज के ऊपर ये लेबल लगाने चाहिए, ना तो अंदर इसके ना बाहर, दरमियान में यस और दरमियान में ही अगले सिंबल, और इस सिंबल के दरमियान में आपने नो का लेबल लगाना है। ये सिर्फ ये बताता है, फ्लो चार्ट आप लोगों को एजुकेट करता है, टीम को बताता है कि यार अगर तो एक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो क्या करना है, और एक्स की वैल्यू अगर छोटी होगी तो क्या प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस का सिंबल आगे आपको बताया जा रहा है, क्या प्रोसेस करना है। अगर एक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो एक्स की जो भी वैल्यू है वो बी में साइन हो जाए, और नो पे क्या करना है, जो भी आपने एक्शन लेना है वो यहाँ पे बताना होगा। इसको डिसीजन सिंबल बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि फ्लो चार्ट के सिंबल विदाउट लेबलिंग मीनिंगलेस है। ठीक है, वो मीनिंगफुल तभी बन सकते हैं जब उसके अंदर लेबल्स के थ्रू आप बताओ। अब ये जिस तरह एक एग्जांपल है जनाब, बड़ी मजे की एग्जांपल, अगर आप इंटरेस्ट आपका रहेगा समझने में आसानी हो जाएगी, तो काइंडली आपने इंटरेस्ट अपना इन सिंबल्स के साथ, लेबलिंग के साथ आपने अपना कायम कर लेना, इससे आपको बहुत काम आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट काम होता है, फ्लो लाइंस। अगर ये लाइन बीच में ना हो तो आपको पता ही नहीं लगेगा करना और जाना किधर है। 2 मिनट के लिए ये एरो का ये साइन हटा दूं, ये वाला साइन हटा दूं, ये वाला साइन हटा, आपको डायरेक्शन की नहीं पता चलेगा कि मैंने इसके बाद करना क्या है। तो फ्लो लाइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फ्लो चार्ट। और ये एरोज होते हैं, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विच इज यूजली, बट नॉट ऑलवेज, लेकिन होता भी ये टॉप टू बॉटम या लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, ये देख रहे हो, लेफ्ट से राइट की तरफ, आमतौर पे ये लेफ्ट से राइट होगा या टॉप से बॉटम होगा। लेकिन कुछ केसेस में आपको इसको रिवर्स भी लूप में डालने के लिए करना पड़ता है। जैसे कल हमने वेट 30 सेकंड का करवाया था, वो लूप हमने दोबारा दोबारा बाद का पिछले स्टेप पे भी जाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं लूप लगाना। लूप मतलब वो स्टेप जो उसके दरमियान में होंगे बार बार चलेंगे जब तक वो कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। ट्रू है चलता रहेगा, फॉल्स पे उसको ब्रेक कर देगा लूप को। अच्छा जी, ये देखो इस एग्जाम्पल को जरा समझ लो, आसान सी एग्जाम्पल है। आप टिकट्स आर सोल्ड, एक कंसर्ट हो रहा है ये एम्पोरियम में, $20 की टिकट है। इफ 10 टिकट्स आर बॉट बाय अली, देन इनको 10%, वो इन्होंने अपनी टीम रेडी कर ली अली ने कि मैं यार 9 बंदे लेके जाते हैं, तो टिकट का वैसे तो चार्ज पड़ता है $20, लेकिन हम 10 बंदे इकट्ठे चले जाएंगे तो हमें ये टिकट जो है हर किसी को ₹10 या 20 पे 10% कितना होता है जनाब? 20 का 10% क्या होगा है? $2। सिंपल सी यार, इसको इस तरह समझ लो, $20 का 50% क्या होगा?
10, वेरी सिंपल। तो फिर 2% क्या होगा? 2 या 0.2? मैथ कोई नहीं, मैथ इसका है मैथ। हाँ जी तो भाई, भाई इसको इस तरह ले लो, $100 है, $100 का 2% क्या होगा? 2%। अगर मैं कहूँ 10% क्या होगा $100 का? $10। सिंपल। तो $20 का आप बताओ कितना होगा? 20? $20 का 10%। है तो $10 का कितना लेस होगा? अली अगर 10 टिकट लेता है, 10 टिकट वैसे कितने के आने हैं? 200 के। अब इसको कितना पे करना पड़ेगा 10 टिकट का? 10% पे 180। $180 पे करना पड़ेगा। वैसे इसके कितने बनते हैं जेन्युइन 10 टिकट्स पे? 200 इसको पे करना है अगर 10 टिकट लेनी है। एक टिकट 20 की है तो 10 टिकट कितनी की हुई? $200 की। इसको 200 की बजाय डिस्काउंट 10% हर टिकट पे अगर मिलता है, 10 टिकट पे मिलना है ना, तो हर टिकट पे आपका 10% हुआ ऑफ। तो कितना इनका लेस हो गया जनाब? $20 लेस हो गया। तो इन्होंने बजाय $200 के इनको कितना पे करना पड़ेगा? $180। ठीक ठाक अमाउंट है, $20 लेस होगा। ठीक है, तो अब इसको जरा देखते हैं। अगर तो मिस्टर अली 10 टिकट लेते हैं तो 10% डिस्काउंट है। इफ 20 टिकट बॉट करते हैं तो कितना? 20%। माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है। लेकिन इनके लिए एक मजबूरी ये है कि 25 टिकट, नो मोर देन 25 टिकट्स कैन बी बॉट। एक दफा ये जाते हैं, विंडो पे खड़े होते हैं, ये कहेंगे सर मुझे 22 टिकट दे दें, 23 दे दें, 24 दे दें, 25 तक लिमिट है। 25 टिकट से ज्यादा ये बंदा नहीं ले सकता टिकट। आप जाके ले सकते हो, इनका आईडी कार्ड की एंट्री भी हो रही है। हाँ जी जनाब कितनी? ये कहते हैं सर मुझे 30 दे रहे टिकट। वो कहते हैं नो, आपकी लिमिट है, आप 25 से ज्यादा टिकट नहीं ले सकते। ठीक है, ये एक सिंपल सी सिचुएशन है जो आपको बताई गई है। यहां तक समझ आ गई 3 लाइनें क्या है? ठीक है, अच्छा। दिस इज अ फ्लो चार्ट शोइंग एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बाइंग ए गिवन नंबर ऑफ टिकट। अच्छा जी, ये फ्लो चार्ट जरा गौर से देखो, ये यहां तक है। स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टॉप हुआ, ये तो समझ आ रही है। बीच में क्या हुआ? बीच में जो आपको सिचुएशन बताई है ना, उसके मुताबिक जरा गौर कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जरा समझिएगा। जितना इंटरेस्ट लोगे समझोगे उतना आपको मजा भी आएगा और सीखने में आसानी हो जाएगी, तकलीफ में भी नहीं पड़ोगे ज्यादा टेंशन। स्टार्ट। सबसे पहले मैसेज मीन्स दैट पैलोग्राम, आउटपुट है ना पैलोग्राम, और प्रॉपर मैसेज भी आपने वहां पे दे दिया। क्या आउटपुट, क्या मैसेज आएगा? हाउ मैनी टिकट्स वुड यू लाइक टू बाय। ये आप सामने स्क्रीन पे खड़े हो गए, यहाँ पे बटन्स बने हुए हैं, हाउ मैं ऊपर स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा। आउटपुट इज ए कमांड, जो कोड्स में लिखा वो मैसेज है। ठीक है, हाउ मेनी टिकट्स वुड यू लाइक टू बाय, ये मैसेज। और उसके बाद आपने एंटर करना जी 10, 20 जो भी वैल्यू है, एक लेने आए हैं एक भी नंबर टाइप करना है, इनपुट नंबर। ठीक है, यहां पे हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है, और इसको आपने फ्लो चार्ट के साथ अंडरस्टैंड करना है। आपने इनपुट नंबर पहले नहीं लिखना, पहले मैसेज देना है प्रॉपर। ये अगर आप कहोगे सर इसको अगर मैं ऊपर लिख दूं क्या फर्क पड़ता है इससे? और भाई फर्क ये पड़ता है, आपकी स्क्रीन ब्लैक है, आपको पता ही नहीं है करना क्या है। आपको बताना पड़ेगा ना कंप्यूटर को, अपने सॉफ्टवेयर को, फ्लो चार्ट के साथ कि आपने एंटर क्या करना है। आपसे वो मिस्टर हेलो छोड़ दे, तेरी मेहरबानी, ये तेरी बड़ी बुरी आदत है। छुड़वा दूंगा आदत, कोई मसला नहीं है। हाउ मेनी टिकट्स वुड यू लाइक टू बाय, इनपुट एन। मिस्टर जो है अली, मिस्टर अली ने कहा मुझे 10 टिकट चाहिए। एन में क्या साइन हो गया? एन है ना, वेरिएबल इज एन। क्या कहाँ लगाया मैंने कहीं नहीं लगाया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनपुट एन, एन वेरिएबल है जो कंटेन करेगा आपकी दी हुई वैल्यू को। आपने 10 टाइप कर दिया, अली ने कहा मुझे 10 टिकट चाहिए। अच्छा अगली बात, अब वो ऊपर सिचुएशन क्या थी? अगर तो अली 10 से ज्यादा टिकट लेता है या 10 टिकट लेता है तो कितना? 10%। अच्छा जी, लेकिन उससे पहले ये भी चेक करना है जनाब
ये रेंज चेक लगने लगा है। रेंज चेक क्या है? आपका नंबर जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। आपने 0 टिकट थोड़ी लेने गए हो, कम से कम कितने टिकट लोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम क्या क्या? हाँ, इसको बिल्कुल ये सोहेब ये कह रहा है कि सर इस जो लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या इधर मैं लिख सकता हूँ n इज ग्रेटर देन 0? हाँ, n इज ग्रेटर देन 0। 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिख देना, 0 हो ही नहीं सकती भाई। ग्रेटर देन 0 इज ओके, मीन्स दैट वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0। 0 नहीं लिखनी, 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब वहां पे विंडो पे खड़े हो, आपको मैं 0 टिकट चाहिए, कोई देता है आपको? आप कम से कम क्या कहोगे? 1 टिकट चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए। लेकिन अगर मैं 26 कहूंगा वो आपको यहाँ पे, अच्छा, इसमें इस डायमंड में एक एक्शन, इस डायमंड में एक एक्शन को कंट्रोल किया गया है, क्या बाउंड किया गया है कि अली आप 1 टिकट कम से कम और 25 टिकट मैक्सिमम ले सकते हो, बिटवीन दिस आप ले सकते हो। अगर तो आप इसके दरमियान में हो तो हाँ जी, फिर अगला आपका यहाँ पे एक्शन होगा। लेकिन आप यहां पे दे दो 26, क्या होगा? क्या n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? यस, बट n इज ऑल्सो लेस देन 26 होना चाहिए। 26 इज नॉट लेस देन 26, दैट्स व्हाई यू हैव टू गो। हाँ जी, और कहां जाना है जनाब? आपको कहेगा जी जनाब दोबारा मैसेज। हाँ जी बताओ, ये आपको घुमाता रहेगा जब तक आप 25 के अंदर नहीं आओगे, क्योंकि आपके ऊपर कंडीशन उसने बता दी कि आपको मैक्सिमम कितनी अलाउड है टिकट? 25 से ज्यादा नहीं दे सकते। 25 इज ओके, 20 इज ओके, 10 इज ओके, 9 इज ओके, 15 इज ओके, 17 इज ओके, 1 इज ओके, 0 इज नॉट ओके। ना 26, 27, 28, 50 अलाउड नहीं है एक बंदे को, क्योंकि ये आपको सिचुएशन उसने ऊपर बता दी थी। अब आप सोल्यूशन दे रहे हो, अब आपने फ्लो चार्ट के थ्रू उस एल्गोरिदम जो आपको कहा गया है, प्रॉब्लम जो आपको, प्रॉब्लम क्या बताइए आपको स्टूडेंट्स? आपको कहा गया जी किसी एक बंदे को, सिंगल पर्सन को नहीं अलाउड 25 से ज्यादा। प्रॉब्लम बता दी ना आपने, उसने बता दी ना आपको ऊपर प्रॉब्लम। आप सोल्यूशन दे रहे हो फ्लो चार्ट के साथ, रेंज चेक लगा दिया। रेंज चेक डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले आपने जाते ही पूछना है जनाब टिकट कितने? ये कहते हैं 26, मैं कहता हूँ 26 नहीं मिलेंगे। अगर बंदा भी सामने खड़ा होगा, उसने कहा 26 नहीं मिलेंगे भाई, फिर हाँ अब बताओ, अब कहते 20, हाँ मिलते हैं 20, यस, वरना नो। 27, 28, 100, नो। दोबारा बताओ हाउ मैनी? जब तक ये मुझे 25 और 1 के दरमियान में नहीं आएंगे, मैं इनको नो नो करता रहूंगा। हाँ जी, थक गए? अच्छा, अगर अगर अब ये देखो, ये समझ रहे क्यों लगाया है? यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, चेक लगाया है, इसे बोलते हैं रेंज चेक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको टेक्निकली बोलते हैं रेंज चेक। रेंज चेक की जा रही है 1 और 26 के दरमियान, 1 और 25 कह लो, 1 और 25 इंक्लूसिव, एक मतलब वैलिड, 1 भी वैलिड है, 25 भी वैलिड, लेकिन 25 से बड़ा नहीं। ये रेंज चेक, इसे क्या बोलते हैं? रेंज चेक। जब कभी इस तरह की सिचुएशन हो, आपने जब भी आपको एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो आपको कोई वैलिडेशन लगानी है, ये वैलिडेशन है, वैलिड वैल्यू क्या होगी इनकी? अगर वो इसके दरमियान में होगी, हाँ ये वैलिड है, बड़ी नहीं हो सकती या छोटी हो सकती है। इसको, ये आज आपने एक चीज और सीख लो, इसको बोलते हैं वैलिडेशन। और वैलिडेशन जो चेक में, ये पहला चेक आपको मैंने आज बताया रेंज चेक। वैलिडेशन चेक कोई 5-6 होते हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है रेंज चेक। वैलिडेशन आपको, हाँ आपको 2 चेक्स के वास्ता पड़ेगा डाटा एंटर अगर आप कर रहे हो, एक वैलिडेशन एक वेरिफिकेशन। अगर आपसे कोई पूछे वैलिडेशन की कोई एग्जांपल तो बताओ, आपको एक वैलिडेशन की सर एग्जांपल हमारे पास है रेंज चेक, जहां रेंज को चेक किया जाता है, 2 नंबर्स के दरमियान की वैल्यूज को उसको चेक किया जाता है, मेक श्योर किया जाता है इससे बाहर ना हो, ना छोटी ना बड़ी। एक चेक मैंने बताया रेंज चेक, चेक डिजिट भी होता है, टाइप चेक भी होता है, फॉर्मेट चेक भी होता है, ये सारे क्या हैं? वैलिडेशन चेक है। वैलिडेशन चेक में आज आपको फ्लो चार्ट में एक चीज जो बताई जा रही है, ये आगे भी आएगी। सर पासवर्ड लिखते वक्त जो 2 बार लिखते हैं वो वेरिफिकेशन क्या है? वो वेरिफिकेशन चेक है।
जब आपने वेरीफाई किया जाता है, जो आपने टाइप किया, आपको कहा जाता है आप अपने ईमेल का पासवर्ड चेंज करो, आप कहते हो अच्छा, वो आपको कहता है पहले पुराना दो, पुराना देते हैं, फिर आपसे नया जो है वो 2 बार क्यों लेता है, वेरीफाई करता है कि कहीं गलती तो नहीं हो रही, वो वेरिफिकेशन वाला चेक है, उसे विजुअल चेक भी बोलते हैं। एक विजुअल चेक होती है, एक सॉरी डबल एंट्री बोलते हैं उसे, वो डबल एंट्री चेक है। आपको अगर को पूछे ना विजुअल चेक की एग्जांपल तो बताओ, आपको सर एक एग्जांपल है विजुअल चेक, आईडी कार्ड देख रहे हैं, फातिमा का नेम इज स्पेलिंग ठीक है, CNIC ठीक है, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन में विजुअल चेक। विजुअल चेक के अलावा दूसरी भी चेक होती है वेरिफिकेशन की, डबल एंट्री। अगर आपसे पूछे डबल एंट्री चेक किस कैटेगरी में आता है, आपको वो वेरिफिकेशन में आता है। डबल एंट्री चेक किसकी एग्जांपल है, वेरिफिकेशन की, और दूसरी एग्जांपल वेरिफिकेशन चेक की कौन सी है, विजुअल चेक। जबकि अगर आपसे कोई पूछे वैलिडेशन चेक की कोई एग्जांपल तो बताओ, आप एक ये बोलोगे, एक ये बोलोगे जो अभी आपको पढ़ाया गया है, ये सारी टाइप्स स्टूडेंट्स आगे आने वाली हैं इसी चैप्टर में, वो वैलिडेशन की कोई 4-5 टाइप्स आपसे डिस्कस करेगा, उसमें एक ये भी होगा रेंज चेक। क्या हर पेपर में ना, हर दूसरे पेपर में ये किसी ना किसी तरह पूछ लेता है, आता है ना, आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा, यहाँ पे ये समझ आई है ये क्या किया गया है, ये असल में, हाँ शामिल, इसमें क्या किया गया है, इस सिंबल में रेंज चेक किया गया। और अगर रेंज चेक कर लिया और मिस्टर अली ने कहा मुझे लेनी है टिकट 10 लेने हैं, तो 10 से कम है, देखो इसके दरमियान में है ना 10, अब 9 तो नहीं होगा ना, अब यस होगा। अच्छा यस होके अब उसने ये भी तो चेक करना है कि इसको डिस्काउंट कब देना है, मैंने 10 पे कितना है, 10 से कम पे 0 है, नहीं नहीं 10 से कम पे 0 है, 10 पे कितना है 10%। अगर मैं टिकट की तादाद को 21 है 20%। अब इसको भी तो कहीं चेक करना है, यहां पे तो फैसले लेने की घड़ी आ गई ना, डिसीजन, डिसीजन जब भी लेना है डायमंड। हाँ मैं बताता हूँ, पहले तो आपने इस चीज को चेक करो कि टिकट 10 से कम तो नहीं है, जो अली ने कहा, अली ने कितने कहा, मिसाल के तौर पे अली ने कहा 9, अली ने कितना कहा, अली ने 10 नहीं, दोबारा से तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अली 10 की बजाय 9 कहता है। अगर 9 कहता है यस पे, क्या नंबर ऑफ टिकट लेस देन 10 है, अली की मैंने सिचुएशन चेंज कर दी, अली कहता है सर 10 नहीं चाहिए 9 चाहिए, मैं फिर इसको कहूंगा नो डिस्काउंट। ये देखो, अगर एन की वैल्यू, टिकट की वैल्यू क्वांटिटी 10 है, सॉरी 9 है, देन यस पे क्या होगा, यस हो गया ना, ये एन इज लेस देन 10, देयर इज नो डिस्काउंट, डी मींस डिस्काउंट, डिस्काउंट में क्या साइन हो जाएगा, 0, नो डिस्काउंट। लेकिन अली कहता है मैंने सर 11 टिकट लेनी है, 10 लेनी है, तो यस होगा या नो होगा, नो होगा, क्यों कि 10 इज नॉट लेस देन 10, नो हो गया ना, फिर 10 पे क्या होगा, यस में नहीं जाना, 10 इज नॉट लेस देन 10, फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया तो नो में जाएगा, और नो में जाके अगला चेक वो ये करेगा कि जनाब 20 से लेस है क्या, 10 20 से लेस है, यस, तो कितना डिस्काउंट मिल गया, 10%, इसे 10% बोलते हैं, 10%, 10% 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो यही बनता है ना 0.1। 10% निकालने का तरीका क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100, 0 0 के साथ कट गया तो आप ये आपका आएगा 0.1, ऐसा ही है ना, 0.1 आएगा, 0.1, तो 0.1 को फिर 10 टिकट के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है वो, 10 टिकट के साथ है, हाँ हाँ बिल्कुल, एक टिकट का एक हो गया तो 10 टिकट का फिर उस हिसाब से। अच्छा अभी जरा दोबारा से सुनो, अगर तो इन्होंने कहा 10 तो इनको डिस्काउंट मिल गया ये, लेकिन इन्होंने यहाँ कहा 10 नहीं सर मुझे तो ये मैंने 20 टिकट लेने हैं, 20 टिकट की सूरत में याद रखना फिर यस की तरफ नहीं जाएगा, क्या लेस देन है 20, नो, और अब इनको कितना डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 20%, 20। और यहां तक जब आप पहुंच गए, मैंने सारी सिचुएशंस आपको बता दी कि अगर आप लेस देन 10 हो गया क्या है हालात, डिस्काउंट नो, अगर 10 टिकट हैं क्या है हालात, 10% डिस्काउंट, अगर आपके 20 टिकट हैं देन उसने आगे अगले चेक पे जाके रोक लेगा, चेक पोस्ट, हाँ जी जनाब कितनी, आपको सर 20 पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा,
20%, 20%। लेस देन होगा तो वही रहेगा 10%। लेकिन अगर वो लेस देन 20 नहीं है, जैसे कि ये कहा गया लेस देन 20 नहीं है, मतलब नहीं है 20 टिकट्स है, तो डिस्काउंट कितना मिल गया? क्या यहां तक आप मेरे साथ हो? हर चीज क्लियर है? कैसे आ रहा है, कैसे तरीके से आपको लेके आ रहा है समझाते हुए। और ये देखो डिस्काउंट की वैल्यू फाइनल हो गई है, नॉट टिकट हुए है वो भी डिस्काउंट की वैल्यू फाइनल है, 10 अगर है वो भी डिस्काउंट की वैल्यू फाइनल है, अगर 20 ले होंगे उसकी भी डिस्काउंट की वैल्यू फाइनल हो गई है। और ये फाइनल जब हो गई है तो आपके कॉस्ट निकलने लगी है। ये उस सूरत में ये ब्रांच होगा इधर जब टिकट लेस देन 10 है, ये उस सूरत में ब्रांच होगा इधर जब टिकट आपके 10 या 20 के दरमियान में है, ये उस सूरत में होगा यहां से इसकी तरफ जब टिकट 20 या 20 से ज्यादा और 25 से 25 वाला तो सीन, हाँ 25 और 20 के दरमियान होगा, क्योंकि 25 तो आपको ऊपर ही पकड़ लेगा, उससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते, वो तो स्टेप नंबर 1 में आपको रोक दिया ऊपर, नो आप 26 तो दे ही नहीं सकते। तो यानी कि नंबर जो चल का आ रहा है नीचे की तरफ वो 1 से लेके 25 के दरमियान वाला ही होगा, क्योंकि 26 तो उसने ऊपर ही आपको ब्रांच कर दिया, नहीं भाई वैल्यू दे ही नहीं सकते 26, वो तो उसने ऊपर ही मना कर दिया। 26 वाला तो भूल ही जाओ ना, 100 26 27 कुछ नहीं, 1 और 25 के दरमियान में तो ऊपर ही आपको पकड़ लिया यहाँ पे ये रेंज चेक ने। और यहाँ पे जब आए आपकी टिकट की कॉस्ट निकलनी शुरू हुई। कॉस्ट कैसे निकली? नंबर ऑफ टिकट्स जितने भी हैं अगर 10 हैं मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डी। ये फार्मूला है, आपको नहीं पता इसका फार्मूले का? इसको ओपन कर लो, एन को मल्टीप्लाई कर दो एन डी के साथ, नंबर ऑफ टिकट को, इसको में एन एन कॉमन निकाल लिया गया और अंदर लिख दिया गया 1 माइनस डी, सॉरी इसमें से माइनस कर दो, एन में से माइनस कर दोगे पर टिकट उसका डिस्काउंट। ये देखो यही हुआ। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो क्या लिखोगे? एन मल्टीप्लाई बाय एन, सॉरी एन 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 माइनस, या सॉरी इसको मैं ठीक कर देता हूं, एन माइनस, ये फॉर्मूला यही बनता है ना, एन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर एन हो जाएगा माइनस एन डी। इसने असल में पता क्या किया, एन को कॉमन निकाल लिया और इसमें 1 माइनस डी लिख दिया। तो ये फार्मूला असल में करता क्या है, इसके ऊपर जितना डिस्काउंट है 10% है 20% है वो माइनस होके फाइनल टिकट की कॉस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। योर टिकट कॉस्ट, ये कॉस्ट ये वाली ये यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी जितनी भी बनती है। 200 में 20 माइनस, किसको समझ नहीं आई? ये फार्मूला है असल में डिस्काउंट कैलकुलेट करने का। हाँ ऐसे जैसा मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा है ना ऐसे भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हाँ ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही कहा। कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट माइनस इसका डिस्काउंट। लेकिन ये फार्मूला है, अगर समझ लिया है लिख दो, नहीं समझा तो इसको इस तरह लिख दो जैसा मैंने साइड पे लिखा है, एक ही बात है। और इस तरह आपका फ्लो चार्ट टिकट कैलकुलेट करने का, कॉस्ट कैलकुलेट करने का आपका पूरा फ्लो चार्ट बन गया है। अगर आपसे कोई कल कहे इसका सूडो लिख दो, बिल्कुल लिख देंगे। अब ये देखो मिसेस शामिल लिखवाएंगे, वैसे टाइम हो गया, आपका क्लास है आगे, तो इंशाल्लाह अब आपके लिए गुजारिश ये है कि मंडे को क्लास नहीं होगी, इस मंडे को मैं नहीं हूँगा इधर, सिटी में नहीं हूँगा, ठीक है सिटी नहीं हूँगा मैं इंशाल्लाह आपको कंपनसेट अगर कहोगे आपका अगर फरमाइश होगी तो मैं सैटरडे को क्लास करूँगा, जो फ्राइडे तक तो मैं हूँ ही नहीं इधर। आज मैं निकल रहा हूँ तो हाँ आज मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं इधर हूँगा नहीं, तो नहीं काफी सारे लोग जा रहे हैं, तो बात ये नहीं अल्लाह माफ करे, तो अच्छा जी इंशाल्लाह फिर मंडे को क्लास नहीं होगी हमारी, ट्यूसडे को हमारा रेगुलर सेशन इसी तरह होगा। आपके लिए ये है कि मैंने अभी तक जो आपको करवाया है अगर कहोगे इसका मैं लेक्चर अपलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा। ये 3 लेक्चर हमारे हुए, अगर आप रिपीट करना चाह रहे हो
वैसे तो बाकी सारे किए प्रीवियस क्लास के होंगे, इस सेशन के मैंने कल ही % डिलीट किए हैं क्योंकि किसी की डिमांड नहीं थी, ना कोई जरूरत थी। आप लाइव नहीं पढ़ते, आप लाइव नहीं हाजिर होते तो रिकॉर्डिंग किसने सुननी है, बोर हो जाता ना, सो जाता है। वो बना लो यार जी। तो ये जी इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अब ट्यूसडे को। बहुत शुक्रिया, आपने इसको रिवीजन करना, पढ़ना और इस यहाँ तक करके